हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कंपनी लॉ में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज सेक्शन 62, राइट। आप सब लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है कि जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स का फर्दर इशू करती है तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, राइट। और इसी रिस्पेक्ट में आप सब लोगों ने ये भी सुन रखा है कि कंपनी जो है वो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर देती है, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स नहीं खरीदेंगे, कोई और व्यक्ति खरीदेगा तो कंट्रोल डाइल्यूट हो गया, राइट। अब इसी बैकग्राउंड में देखें बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 62 एंड दैट इज अबाउट फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। तो दैट सेक्शन इज कंटेनिंग 6 सब सेक्शंस, राइट। 6 सब सेक्शंस हैं। अब इसमें से सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि कोई भी कंपनी का मतलब ये कंपनी पब्लिक हो तो भी और प्राइवेट हो तो भी। रीजन, सेक्शन 62 इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज वेदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, बट व्हाट इज कंडीशन इज कंपनी मस्ट हैव शेयर कैपिटल, राइट, बिकॉज दिस सेक्शन इज अबाउट व्हाट फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अब अगर यहां पे देखें तो लिखा है कंपनी प्रपोज कर रही है टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। व्हाट कंपनी इज प्रपोजिंग टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। तो व्हाट कंपनी वांट्स टू डू इज टू इंक्रीज द सब्सक्राइब्ड। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने की बात नहीं चल रही है, वो तो हमने अल्ट्रेशन सेक्शन 61 में पढ़ लिया कल के लेक्चर में, राइट। What company wants to do is increase its subscribed share capital। तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, राइट, तो नए शेयर्स दूसरे लोगों के हाथ में आएंगे, इज इट राइट। इसलिए लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कंपनी बढ़ाना चाहे तो ऐसे केस में कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं, ए बी सी। आप नोट्स में देखें ए बी सी। सबसेक्शन 1 के अंदर जब भी कंपनी प्रपोज करे टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल by way of issuing further shares, then company can do so either by A or B or C। अब ये A, B, C क्या है देखें आप। There are 3 options with the company। Here is option A, here is option B, so this is A, this is B and now C। तो A ऑप्शन क्या है? ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसी को आप प्री एम्प्टिव राइट्स या राइट ऑफर, राइट शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो कंपनी जब भी फर्दर शेयर्स इशू करे तो पहले ऑप्शन किसको दो? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यही राइट ऑफर है, राइट इशू है, प्री एम्प्टिव राइट कहलाएगा ये, ठीक है। आगे ऑफर टू एम्प्लॉयज अंडर ईसॉप स्कीम। दूसरा ऑप्शन, कंपनी फर्दर शेयर्स किसे इशू करे? अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सी ऑप्शन, थर्ड पॉइंट, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? ऑफर टू एनी पर्सन वेदर कवर्ड अंडर ए और बी और नॉट, राइट। चाहे वो व्यक्ति ए में कवर हो, चाहे बी में कवर्ड हो या ना कवर्ड हो, किसी भी थर्ड पर्सन को शेयर्स इशू कर सकते हो आप। यहां कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, यहां पे भी कंट्रोल डाइल्यूट होगा वोटिंग पावर में, राइट। अब मामला वापस से समझ लें आप। सब सेक्शन 1 एवरी कंपनी लिखा है, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, 3 ऑप्शन है, या तो राइट ऑफर दो, या एम्प्लॉयज को दो अंदर ईसॉप प्लान, या फिर किसी भी व्यक्ति को इशू करो। अब हमें 1 by 1 ये पढ़ने हैं, राइट। तो सबसेक्शन 1 के अंदर A, देन B, देन C देखें। और एक बात याद रखें, सबसेक्शन 2 जो है, मैं रिपीट करता हूं, सबसेक्शन 2 हम इस सबसेक्शन 1 के A ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे, यानी ऑफर देना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। तो आप देखें यहां पे सबसेक्शन 2 भी आ जाएगा, 3 हम अलग से देखेंगे। यानी अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो ये डिस्कस कर रहा हूं कि सबसेक्शन 1 के अंदर ए पॉइंट यानी कंपनी राइट ऑफर करे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, राइट। देखें आप क्या लिखा हुआ है।
कंपनी जब भी अपनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशू करे तो ऑफर दे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर दो आप, इन प्रपोर्शन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, यानी जितनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑलरेडी उन लोगों के पास है उस अनुपात में ही उनको ऑफर दिया जाए, जिसको हम राइट ऑफर बोलेंगे। बच्चों क्यों ऐसा करें हम कि पेड अप शेयर कैपिटल के प्रपोर्शन में या अनुपात में ही इनको राइट दे, ताकि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। जो पहले इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर था वो इस राइट ऑफर के बाद भी हो, इसलिए आपको ऑफर देना है इन प्रपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आगे ये ऑफर किस तरीके से दिया जाएगा? ऑफर लेटर भेजा जाएगा एक एक मेंबर को इंडिविजुअली, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट ऑफर दो इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। और ये राइट ऑफर कैसे दोगे? बाय सेंडिंग ऑफर लेटर। आप क्या भेजोगे? ऑफर लेटर। और ये ऑफर लेटर कैसे भेजा जाए इसके लिए सिर्फ सबसेक्शन 2 है बच्चों। तो सबसेक्शन 2 में देखो आप मोड्स ऑफ डिलीवरी, जो आप सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ते थे सेक्शन 21-22, राइट। तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कुरियर मोड से और एनी प्रिस्क्राइब्ड मोड, राइट। तो अब ये तो सबसेक्शन 2 सिर्फ इतना बता रहा है कि ऑफर लेटर कैसे भेजना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उसके लिए अलग से सबसेक्शन 2 है। अगर एक क्लॉज में मर्ज कर देते तो लॉ मेकर्स को सबसेक्शन 2 अलग से लिखना ही नहीं पड़ता, है ही सिर्फ इसी से रिलेटेड, राइट। तो कंपनी जब भी अपनी सब्सक्राइब शेयर इशू करना चाहे तो ऑफर दो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। ऑफर लेटर भेजो सबको, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कुरियर से या फिर किसी प्रिस्क्राइब्ड मोड से। और कम से कम 3 दिन पहले भेजना। जिस दिन आप इशू को ओपन कर रहे हो, ओपनिंग ऑफ इशू से 3 दिन पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर लेटर मिल जाना चाहिए, राइट ऑफर, राइट। अब ऑफर लेटर में क्या क्या लिखना जरूरी है? तो ऑफर लेटर मस्ट स्पेसिफाई क्या क्या चीजें ऑफर लेटर में लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, हमने देखा इन प्रपोर्शन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, उस प्रपोर्शन में हम क्या देते हैं? ऑफर्स देते हैं। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं? टाइम लिमिट, कितने दिन के अंदर इस व्यक्ति को जवाब देना है कि ये राइट शेयर्स खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, राइट। अब टाइम लिमिट कितनी देना है? मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। याद रखना है, इस स्टेट्यूटरी लिमिट को कंपनी चेंज नहीं कर सकती। कम से कम 15 दिन की समयावधि दो, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की। और इस समयावधि यानी 15 से 30 दिन के दौरान उस व्यक्ति को अपना राइट जो है वो या तो एक्सरसाइज करना है या डिक्लाइन करना है। इज इट राइट? तो टाइम लिमिट बताओ उसको, किस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसे ऑफर एक्सरसाइज करना है। प्राइवेट कंपनी के लिए अलग से एक प्रोविजो ऐड हुआ है, राइट। प्रोविजो ये बोलता है कि अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स चाहें तो इस टाइम लिमिट को, जो कि कितने दिन की है, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, इनको कम कर सकते हैं। यानी प्राइवेट कंपनी के अगर 90% मेंबर्स कंपनी को अलाउ करें कि कंपनी चाहे तो 15 दिन से कम समयावधि का टाइम दे फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर, तो ये वैलिड रहेगा। रीजन बच्चों, प्राइवेट कंपनी में मात्र ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 200 लोग हो सकते हैं, राइट। तो क्योंकि नंबर कम है तो इसलिए 15 दिन से कम का भी समयावधि दी, कम का टाइम दिया तो चल जाएगा, लेकिन कंसेंट ऑफ 90% ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक। अब ऑफर, अगर व्यक्ति जवाब ही नहीं देता है, कंपनी ने ऑफर दिया, राइट इशू है, एक्सरसाइज करो, द पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी रिप्लाई इन दिस स्टेट्यूटरी टाइम लिमिट ऑफ 15 to 30 डेज, ऐसा मान लिया जाएगा मेंबर ने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है, राइट। अब एक और चीज नोटिस में स्पेसिफाई या राइट ऑफर में स्पेसिफाई करना जरूरी है कि व्यक्ति के पास राइट ऑफ रिनाउंसिएशन भी है। याद रखना, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब कंपनी का आर्टिकल प्रोवाइड करता हो, राइट। सो देयर मस्ट बी कंडीशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट कंपनी मे गिव टू इट्स मेंबर्स द राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। अब ये राइट ऑफ रिनाउंसिएशन क्या होता है?
तो आप सब लोगों ने अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पढ़ा है, राइट? उसमें आपने जनरली ये प्रैक्टिकली देखा है। तो एक कंपनी के शेयर है मेरे पास और कंपनी ने मुझे राइट ऑफर दिया। नाउ लेट अस सपोज मैं नहीं खरीद पा रहा हूं उन शेयर्स को, तो मैं किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड के नाम पे इस ऑफर को रिनाउंस कर सकता हूं। तो वो व्यक्ति जो है फिर उसे अधिकार होगा वो शेयर्स खरीदे जिनका अधिकार मुझे था, यानी मेरे बिहाफ पे जो शेयर्स थे वो कौन खरीद सकता है? ये व्यक्ति। इसके पास मालिकाना हक आ जाएगा, यानी राइट ऑफर एक्चुअली तो मेरे पास आया पर मैंने किसी और व्यक्ति को हक दे दिया, अधिकार दे दिया कि वो शेयर्स खरीद ले, तो वो खरीद लेगा, राइट? अब आप देखिए, शुरू से मैंने आपको बताया कंपनी जब भी अपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है, राइट, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर दे इन प्रपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सबके घर पे ऑफर लेटर भेजो, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से या कुरियर से। इश्यू ओपन होने के 3 दिन पहले ये राइट ऑफर देना पड़ेगा उनको, राइट? ऑफर लेटर में ये सारी चीजें होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं, टाइम लिमिट कम से कम 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। ऑफर यदि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि डिक्लाइन हो चुका है और राइट ऑफ रिनाउंसिएशन है या नहीं, यानी किसी और व्यक्ति को अपना राइट बेच देना। अब एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसके पास जैसे ही राइट आता है, ऑफर आता है, राइट, तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले यानी राइट ऑफर के तहत राइट शेयर्स खरीद ले, या डिक्लाइन कर दे, मना कर दे, या फिर जवाब ही ना दे तो ऐसा मान लिया जाएगा उसने शेयर्स के लिए डिक्लाइन कर दिया है, राइट? और तीसरा राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, राइट? तो 3 ऑप्शन है उसके पास, या तो खरीद ले, राइट एक्साइज कर दे, या राइट डिक्लाइन कर दे, या फिर रिनाउंस कर दे किसी और के फेवर में। अब जब भी ध्यान देना, यहां जब भी एक मेंबर राइट को एक्साइज नहीं करता है या फिर डिक्लाइन कर देता है, राइट, यानी वो राइट ऑफर में जो शेयर्स मिल रहे हैं उनको नहीं खरीद रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी का जो माइंड है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने शुरू से आपको बताया व्हाट अ कंपनी कैन डू, बोर्ड कैन डू, राइट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। यहां पे डिस्पोज ऑफ का मतलब डिस्ट्रॉय मत समझना बच्चों। उन शेयर्स को जो राइट ऑफर में हम बेचना चाहते थे लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर ने नहीं खरीदा, तो हम किसी और को बेच देंगे। इसे लिखा गया डिस्पोज ऑफ करेंगे डायरेक्टर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड कंपनी। वर्ड बेयर लॉ में जो यूज हुआ है वो है नॉट डिसएडवांटेजियस टू द मेंबर एंड टू द कंपनी, यानी हम बोलेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इन शेयर्स को बेच देगा। डिस्पोज ऑफ करना यानी यहां पे बेच देगा, राइट? तो अब ये तो पूरा का पूरा डिस्कशन सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए और सबसेक्शन 2 है साथ में, ठीक है? ये सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड सबसेक्शन 2 है। वापस सबसेक्शन में देखो क्लॉज बी और क्लॉज सी भी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी जब भी अपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो 3 रास्ते हैं, या तो राइट ऑफर दे दो, या एम्प्लॉयज को ईसॉप प्लान के अंदर ऑफर दो, या फिर किसी भी व्यक्ति को शेयर्स इशू करो। अब ए पूरा पढ़ लिया हमने, राइट ऑफर। अब आते हैं बी पे, ऑफर दो टू एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो हेडिंग तो वही है, कंपनी अगर प्रपोज करती है इंक्रीज करे अपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स, तो बी पॉइंट है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ऑफर दो अंडर ईसॉप प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट? और इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। क्यों स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं? अगर आप एम्प्लॉयज को शेयर्स देंगे तो एग्जिस्टिंग मेंबर का कंट्रोल डाइल्यूट होगा, उनसे पूछ के ही दे रहे हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुई। प्राइवेट कंपनी के केस में स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगी, और गवर्नमेंट द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है ऑन ईसॉप वो आपको कंप्लाइड विद करना पड़ेगी, राइट? तो एक तो था एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट ऑफर दे दो, दूसरा ऑप्शन था एम्प्लॉयज को ईसॉप के तहत शेयर्स इशू कर दो। अब तीसरा और आखिरी ऑप्शन, अगेन हेडिंग सेम ऊपर से, यदि कंपनी
इंक्रीज करना चाहती है अपनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? पहला ऑप्शन था एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट ऑफर दो, दूसरा ईसॉप, और तीसरा ऑफर टू एनी पर्सन। ये तीसरा ऑप्शन है जब भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आप इंक्रीज करना चाहते हैं। किस व्यक्ति को शेयर्स इश्यू करें? एनी पर्सन, वेदर कवर्ड अंडर ए और बी और नॉट। तो ए मतलब क्या, या तो एग्जिस्टिंग मेंबर हो या ना हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो या ना हो, किसी भी थर्ड पर्सन को भी आप शेयर्स अलॉट या इश्यू कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशंस? पहली बात, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। मैंने पहले ही बता दिया, एम्प्लॉय हो या ना हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या ना हो, आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। अब वापस वही लॉजिक, स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों? तो मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट होगा, वोटिंग पावर डाइल्यूट होगा। अब उनकी सहमति ले ली तो उनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। आप देखो दोनों जगह स्पेशल रिजोल्यूशन है, यहां स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं है। इज इट राइट? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें। आप किस प्राइस पे ये शेयर्स आम जनता को ऑफर करने वाले हैं? एट अ प्राइस एट विच द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है उसने शेयर्स की जो वैल्यू निकाली है उस प्राइस से कम प्राइस पे आप आम जनता को ये शेयर्स इशू नहीं करेंगे। नहीं तो डायरेक्टर्स क्या करते, अपने रिश्तेदारों को सस्ते में शेयर्स दिलवा देते। लेकिन यहां पे कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी? कि आप ये शेयर्स किसी को भी अलॉट करो, लेकिन किस प्राइस पे? एट द प्राइस विच इज वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कम से कम उतनी प्राइस पे देना है, राइट? और साथ ही साथ यहां पे भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ठीक, अब बच्चों यहां तक अगर हम देखें सबसेक्शन 1 के अंदर ए बी सी, और ए में राइट ऑफर के लिए सबसेक्शन 2 ऑफर लेटर कैसे भेजा जाए, तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 हो चुका है। अब 3 से लेके 6 तक यहां पे डिस्कस किया हुआ है, राइट? सबसेक्शन 3 लिखा है, सबसेक्शन 3 में अबाव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू कन्वर्जन। अबाव प्रोविजंस, अब अबाव प्रोविजंस का क्या मतलब है कि सबसेक्शन 1 ने तो ये बोला कि यार फर्दर शेयर्स इशू करो तो एग्जिस्टिंग मेंबर से पहले पूछो, नहीं तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी ने लोन और डिबेंचर्स, जो कि कन्वर्टिबल लोन या कन्वर्टिबल डिबेंचर था, उसको कन्वर्ट किया इनटू इक्विटी शेयर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुई थी जिस समय हम ये कन्वर्टिबल लोन ले रहे थे या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर रहे थे, तो ऐसे केस में बच्चों जब आज से सपोज 10 साल पहले लोन लिया था या आज से 10 साल पहले डिबेंचर्स इशू किए थे, 10 साल पहले ही हमने बता दिया था कि ये कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी। इसके लिए उसी समय स्पेशल रिजोल्यूशन पास की गई थी और टर्म्स ऑफ इशू में उसी समय लिख दिया था कि ये कन्वर्टिबल डेट है। तो भाई एट दैट टाइम जब इनकी मैच्योरिटी आ रही है तो ये कन्वर्ट होंगे ही सही इक्विटी में, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू ही क्या बता रहे कि ये कन्वर्टिबल लोन या कन्वर्टिबल डेट है। इस बात के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन भी उसी दिन पास कर ली गई थी जब ये डेट लिया गया था या लोन लिया गया था, राइट? तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन अब वापस रिक्वायर्ड नहीं है। उन्हीं को फर्दर शेयर्स यानी राइट ऑफर दे, ऐसा भी नहीं है। आप देखो यहां पे कंट्रोल डाइल्यूट होगा, पक्की बात है, कंट्रोल डाइल्यूट होगा, लेकिन जिस समय हमने कन्वर्टिबल लोन लिया था या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए थे उस समय भी तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था, तो हमने उस समय स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। टर्म्स ऑफ इशू में ये लिखा हुआ है कि ये कन्वर्टिबल है और एक तारीख पे जाके ये लोन या डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी में। तो ऐसे केस में अगर कंपनी की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इंक्रीज होती भी है तो सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा, राइट? चलिए आगे आते हैं सबसेक्शन 4, 5, 6। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, ये तीनों सबसेक्शंस एक ही सब्जेक्ट मैटर पे है। सब्जेक्ट मैटर ये है कि कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया, सब्जेक्ट ये है कि कंपनी ने
गवर्नमेंट से लोन लिया या कंपनी ने गवर्नमेंट को अपने डिबेंचर्स इशू किए। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लोन दिया, किसे लोन दिया? कंपनी को। या गवर्नमेंट ने परचेज किए डिबेंचर्स, किसके? कंपनी के। अरे कंपनी के अगर गवर्नमेंट डिबेंचर्स खरीद रही है यानी एक प्रकार का लोन दिया ना, इन एनी केस गवर्नमेंट इज क्रेडिटर टू द कंपनी। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये जो गवर्नमेंट है ये ऑर्डर दे रही है कि हमारे लोन को या डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करो। गवर्नमेंट है, कुछ भी डिसीजन दे सकती है, कुछ भी ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। तो क्या डायरेक्शन दे रही है कंपनी को कि आपने जो हमसे लोन लिया था या आपके हमने जो डिबेंचर्स परचेज किए थे, इन लोन या डिबेंचर को कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर दो? इक्विटी में। बच्चों मेरे कल के लेक्चर में मैंने जब सेक्शन 61 के साथ 64 पढ़ाया था तब मैंने बताया था आरसी से अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की डिटेल्स फाइल करनी है, सेक्शन 64। तो उस सेक्शन 64 में रेफरेंस आया था ना 62 में, अगर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बढ़ गई, ये रहा। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी कंपनी को कि हमारे लोन को किसमें कन्वर्ट कर लो? इक्विटी में। या डेट को किसमें कन्वर्ट कर लो? इक्विटी में। करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोल रही है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ऑर्डर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कब देती है? जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो। गवर्नमेंट इज कंसर्न विद पब्लिक इंटरेस्ट, राइट? तो अगर जनता के लिए हितकारी हो तो ही गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर देगी। दूसरी बात, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भी निर्धारित कौन करेगा? गवर्नमेंट। हाउ इंपॉर्टेंट? Who is the creditor? Government. Who is getting the shares on conversion? Government. And who is deciding the terms and condition? Government itself. Right? So terms and conditions of conversion are to be determined by the government itself. Right? अब subsection 5 देखो, subsection 5 देखो, उसमें लिखा है terms and conditions जब गवर्नमेंट निर्धारित करेगी तो क्या क्या बातें ध्यान में रखेगी, जैसे फिनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, टर्म्स ऑफ इशू, जब लोन या डिबेंचर्स इशू किए गए थे उस समय टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और जिन रेट पे डिबेंचर्स इशू हुए थे। आगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज गवर्नमेंट डीम्स फिट, जिन जिन फैक्टर्स को गवर्नमेंट उचित समझे उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस निर्धारित करे। अब मामला वापस से देख लो क्या है, गवर्नमेंट ने लोन दिया कंपनी को या गवर्नमेंट ने डिबेंचर्स खरीदे कंपनी के, राइट? तो कंपनी डेटर, गवर्नमेंट क्रेडिटर फॉर मनी। गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है हमारे लोन या डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करो। टर्म्स एंड कंडीशंस खुद कौन निर्धारित कर रहा है? गवर्नमेंट। और टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते समय फाइनेंशियल पोजीशन, टर्म्स ऑफ इशू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मटेरियल फैक्टर्स गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी, ऐसा सबसेक्शन 5 ने बोला। अब आप देखो बच्चों, अगर ये डेट कन्वर्टिबल होता, ऑलरेडी सबसेक्शन 3 में कवर हो गया होता, लेकिन गवर्नमेंट जिस लोन या डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है वो कन्वर्टिबल नहीं था एज पर टर्म्स ऑफ इशू। ये तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट? तो टर्म्स ऑफ इशू ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कन्वर्टिबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अब गवर्नमेंट ने कंपनी को ऑर्डर दिया कन्वर्ट करो हमारे लोन को या डिबेंचर को इक्विटी में, कंपनी को लगता है हमारे साथ अन्याय है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस खुद गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। तो अगर कंपनी को लगता है कि वो एग्रीव्ड पर्सन है, उसके साथ गलत हुआ, तो ऐसे केस में वो अपील करे विद इन 60 डेज टू द ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगी? इंक्वायरी करेगी, दोनों पार्टीज को क्या देगी? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और जैसा उसे उचित लगे वैसा डिसीजन दे देगी। तो दो प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं, या तो कंपनी के फेवर में कि इक्विटी में कन्वर्ट ना किया जाए, या फिर गवर्नमेंट के फेवर में कि इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, राइट? तो जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन रहा वो फाइनल रहेगा। और अब सबसेक्शन 6, आखिरी सबसेक्शन 6। कल बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी को अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना है स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगी, राइट? यानी रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 61 इज रिक्वायर्ड, राइट?
अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी है तो रिजोल्यूशन लगेगी। लेट अस सपोज कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी कि हमारे लोन को या डिवेंचर को कन्वर्ट करो इक्विटी में। 10 लाख शेयर्स थे, पूरे सब्सक्राइब्ड थे, फुल्ली पेड थे। तो अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो और शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, हमें देने पड़ेंगे। अब जैसे ही गवर्नमेंट को और शेयर्स देंगे तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। याद रखना कंपनीज एक्ट की सारी कंडीशंस मान ली जाएगी कि कंपनी ने कंप्लाइड विद कर दी है। यदि गवर्नमेंट की डायरेक्शन यानी निर्देशा अनुसार नए इक्विटी इशू कर दिए गवर्नमेंट को, यानी कोई रिजोल्यूशन वगैरह पास करने की जरूरत नहीं अंडर सेक्शन 61, अब तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से शेयर्स दे दो। ऐसा मान लिया जाएगा कि कंपनीज एक्ट की सारी कंडीशंस आपने क्या कर ली हैं, कंप्लाइड विद, राइट बच्चों। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सेक्शन 62 की आस्किंग रही है ना। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमने देखा। तो होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे सबसेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से आप कॉपी बना लें बच्चों, अच्छे से इसको लिख लें, क्योंकि जैसा आप कॉपी में लिखेंगे वैसा आपको याद हो जाता है, राइट। थैंक यू।